हेलो, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम देखने जा रहे हैं अगस्त मंथ के जेई के पेपर का सॉल्यूशन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है कि जर्मेनियम 32, उसका एटॉमिक मास 76 है। सेलेनियम 34, उसका एटॉमिक मास 76 है। और हमें पूछा है कि इसमें रिलेशन क्या है, आइसोटॉप्स है या आइसोबार है या आइसोटॉन है। तो देखिए, उसका डेफिनेशन पहले क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट वन कंडीशन, आइसोटॉप किसे बोलेंगे? तो आइसोटॉप्स यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास। तो उसको हम क्या बोल देंगे? आइसोटॉप्स। जैसे कि कार्बन 6 12 भी हो सकता है और कार्बन 6 14 भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? आइसोटॉप्स। ओके, सेकंड वन कंडीशन, आइसोबार के बारे में समझे थोड़ा। आइसोबार यानी कि उनका मोलिकुलर मास सेम हो, बिल्कुल उल्टा, सेम एटॉमिक मास, या तो फिर आप उसको मोलिकुलर मास भी बोल सकते हैं, एटॉमिक मास, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंस है, यस, और उसका दोनों का एटॉमिक मास 76 76 दोनों इक्वल है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? आइसोबार। तो फर्स्ट वन जो दो है वो तो दो एक दूसरे के आइसोबार है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ऑप्शन तो क्लियर हो गया। अब सेकंड वन देख ले। तो भाई सिलिकॉन 14 और उसका एटॉमिक मास 30 दे रखा है, और सल्फर 16 और उसका एटॉमिक मास 32 दे रखा है। तो उसको क्लियर कर लेते हैं, उसको बोल देंगे आइसोटॉन। तो आइसोटॉन यानी कि क्या? तो जिसमें एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो लेकिन उसका जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो सेम हो जाए। तो जैसे कि यहाँ से मैं न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करूँ, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना? 30। उसमें से प्रोटॉन का नंबर निकाल दूँ तो कितना बचेगा? 16। यहाँ पे सल्फर के बारे में देखें तो एटॉमिक मास 32, उसका एटॉमिक नंबर 16, तो यहाँ भी न्यूट्रॉन का नंबर कितना? 16। अब दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर अगर सेम है तो उसको हम बोल देंगे आइसोटॉन। तो यहाँ पर जो जर्मेनियम और सेलेनियम है उनके बीच में रिलेशन आइसोबार का है, और सिलिकॉन और सल्फर दे रखे हैं उसके बीच में रिलेशन आइसोटॉन का है। इसलिए 26 में हमारा आंसर बन जाएगा बॉम्बे वाला। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। 27 में क्या दे रखा है? इफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, और वो भी आंसर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है, वो थोड़ा ध्यान रखना। तो देखिए, बोहर मॉडल के मुताबिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 क्रॉस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तब देखिए जेड इज इक्वल टू क्या होगा? तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और एन क्या हो जाएगा? तो एन इज इक्वल टू ऑर्बिटल का नंबर हो जाएगा। ओके, अब हीलियम के लिए एन इज इक्वल टू क्या होगा? तो हीलियम के लिए एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और जेड क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इनका वैल्यू मैं फार्मूले में पुट करूँ तो यहाँ से हमारा आंसर बनेगा 13.6 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 13.6 क्रॉस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/1। तो यहाँ से 13.6 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा आंसर बन जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हीलियम के लिए सेकंड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी बन जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसलिए हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा इस क्वेश्चन में चेन्नई। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। और 28 में क्या दे रखा है, इफ लैम्बडा नॉट एंड लैम्बडा आर द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट respectively, the velocity of the photoelectron from the metal surfacing। यहाँ पे क्या है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसके मुताबिक सवाल पूछा है। तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल का सरफेस है, उस पर कोई फोटोन जा रहा है, उसका वेवलेंथ लैम्बडा है। ओके, तो यहाँ से लैम्बडा के मुताबिक उसका कुछ एनर्जी होगा। ओके, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में लग जाएगा। फिर जितना एनर्जी बचेगा उस एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के काइनेटिक एनर्जी से चलेगा, तो ये हो जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोल देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डब्ल्यू नॉट से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी फाई प्लस जो बाकी बची उस एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी पाएगा, तो वो हो जाएगा K। तो हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं अगर यहाँ से सब्जेक्ट बनाऊँ तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी E माइनस ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी फाई। चलिए यहाँ पे हमें एनर्जी का वैल्यू नहीं दिया लेकिन हमें वेवलेंथ का वैल्यू दिया है, तो यहाँ से इस जो फॉर्मूला है उसको वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो E की जगह मैं लिख पाऊंगा HC अपॉन लैम्बडा माइनस यहाँ पे हम लिख देंगे HC अपॉन लैम्बडा नॉट। चलिए यहाँ से HC कॉमन बन जाएगा तो HC क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। चलिए नेक्स्ट वन, आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा HC, ये हो जाएगा लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू लैम्बडा नॉट। ओके, अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स आ गया। अब कंडीशन ऐसी कि काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 mv², क्योंकि हमें यहाँ से वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी के फॉर्म में ये फॉर्मूला बनाना जरूरी है। तो ये जो 1/2 mv² का जो वैल्यू है इसको इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 mv² इज इक्वल टू HC, ब्रैकेट में बचेगा लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू लैम्बडा नॉट। ओके, अब देखिए मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो यहाँ से केवल सब्जेक्ट बनेगा v², तो यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो HC 2HC हो जाएगा अपॉन m, और ब्रैकेट में जो वैल्यू है वही रहेगा लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू लैम्बडा नॉट। क्लियर। अब देखिए मुझे निकालना है वेलोसिटी का वैल्यू। अभी हमारा आंसर है v² इज इक्वल टू, तो इसको मैं v में कन्वर्ट कर दूँ, क्या बन जाएगा v इज इक्वल टू √2HC अपॉन m, ब्रैकेट में लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू लैम्बडा नॉट। ये हमारा वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है। और ये ऑप्शन चेन्नई में दे रखा है, तो ये बन जाएगा 28 का आंसर चेन्नई वाला। क्लियर। ओके, ये जो अंडर रूट लिखा है उसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में ये भी पा सकते हैं कि v इज इक्वल टू 2HC अपॉन m लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा लैम्बडा नॉट का पावर 1/2। आप 1/2 पावर लिखे या तो फिर अंडर रूट में लिखे, तो दोनों सेम ही मान सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 29। अब 29 नंबर में क्या बोला है, इफ m and e are the mass and charge of the revolving electron in the orbital of radius r for a hydrogen atom, the total energy of revolving electron will be। तो देखिए बोहर मॉडल के मुताबिक जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में 3 टाइप का एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं। एक टोटल एनर्जी होगा, एक काइनेटिक एनर्जी होगा और दूसरा उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा।
टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा? तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा एक सिंपल फॉर्मूला बन गया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी का तो वैल्यू है 1/2 mv²। अब उसको मैं चार्ज के रिस्पेक्ट में ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 E² अपॉन R। ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हुआ। अब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -E² अपॉन क्या हो जाएगा? R। अब मैंने आगे बोला उस तरीके से टोटल एनर्जी अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूँ? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम कर लो। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी। चलो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना? 1/2 E² अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना? प्लस, लेकिन इसका वैल्यू रियल में माइनस है तो E² अपॉन R। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 E² अपॉन R माइनस E² अपॉन R। 1/2 में से 1 जाए तो ये आंसर बन जाएगा -1/2 E² अपॉन R। देखिए हमें टोटल एनर्जी का वैल्यू मिला। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 E² अपॉन R। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 30 नंबर में क्या दिया? ओके इसमें ऑप्शन कौन सा बनेगा भाई? तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा दिल्ली वाला -1/2 E² अपॉन R। ओके चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर दे रखा है इसमें 30। द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट emission line in the Balmer series of hydrogen spectrum is। ओके तो देखिए बाल्मर सीरीज के लिए अगर मुझे वेव नंबर निकालना है तो पहले तो ये मुझे मालूम होना चाहिए कि बाल्मर सीरीज कौन से नंबर पे आता है। तो लाइमन के बाद बाइमर और उसका बाल्मर का क्या पूछा है भाई? फर्स्ट एमिशन पूछा है। तो देखिए फर्स्ट एमिशन, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तब क्या हो जाएगा? बाल्मर के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 और उसके एमिशन फर्स्ट है तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ओके अब वेव नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है v बार इज इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। चलिए r n1 कितना? 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4 बटे 1/3 क्या हो जाएगा? 9। ओके चलिए अब ये क्या बन जाएगा? r 9 माइनस 4 डिवाइड 36। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 तो ये क्या आंसर बनेगा? 5/36 r। ये हो जाएगा 5/36 r। क्लियर? तो हमारा ये आंसर बन जाएगा ए वाला। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर है 31। 31 में क्या दे रखा? द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिटल इन टर्म ऑफ द बोहर रेडियस a0 इन Li2+। तो Li2+ का सेकंड बोहर ऑर्बिटल का रेडियस हमें फाइंड करना है। तो रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है ही। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस r इज इक्वल टू हो जाएगा, रेडियस r इज इक्वल टू हो जाएगा a0 इंटू n² बाई जेड, क्योंकि a0 के फॉर्म में ही मुझे पूछा है। तो लिथियम के लिए n इज इक्वल टू कितना पूछा? ओके तो लिथियम के लिए n इज इक्वल टू हो जाएगा Li+2 पूछा तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और लिथियम का z इज इक्वल टू कितना? 3। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से? Li+2 के लिए, तो Li+2 के लिए पूछा, यस बढ़िया। Li+2 के n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s1 है। क्लियर? तब क्या हो जाएगा? a0 इंटू n² मतलब 2 का स्क्वायर बटे कितना कर दूँ? 3। तो ये क्या हो जाएगा? a0 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 3।
क्लियर। तो इसका रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 A0, 4/3 A0। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते 32। The reason in the electromagnetic spectrum where the Balmer series line F are in, तो बाल्मर सीरीज किस स्पेक्ट्रम में हमें दिखेगी। तो सीरीज के लिए हमें मालूम है कि उसकी वेवलेंथ के मुताबिक उसका स्पेक्ट्रम दिखेगा हमें। तो यहाँ पे मैं सीरीज के बारे में बताऊँ और उसका स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊँ। स्पेक्ट्रल लीजिए, तो देखिए लाइमन सीरीज के लिए पहली बात, दूसरा बाल्मर सीरीज के लिए, तीसरा फर्शवन के लिए, चौथा ब्रैकेट के लिए और पांचवा फ्रंट के लिए। क्लियर। चलिए यहाँ पे लाइमन के लिए क्या होगा, तो अल्ट्रावायोलेट। बाल्मर के लिए कौन सा हो जाएगा, विजिबल। ओके। फर्शवन, ब्रैकेट एंड फ्रंट के लिए क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। क्लियर। तब देखिए हमें किसके लिए पूछा है, तो भाई बाल्मर सीरीज के लिए पूछा। कौन सा होगा, विजिबल स्पेक्ट्रल होगा, तो विजिबल होगा, ये आंसर बन जाएगा अहमदाबाद। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या पूछा, इफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम वाज करेक्ट then the result of Rutherford gold foil experiment would have been। यहाँ पे सवाल में अच्छा ऐसा पूछा कि अगर भाई थॉमसन का मॉडल सही होता तो फिर जो रुथरफोर्ड का गोल्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, उसमें कौन सा रिजल्ट मिलता, ऐसी बात हमें पूछी है। ओके। तो देखिए फर्स्ट वन कंडीशन थॉमसन मॉडल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि थॉमसन मॉडल ने क्या बताया कि भाई इसमें स्पेरिकल में पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज घूमता रहता है। सॉरी, घूमने की बात नहीं है, केवल पॉजिटिव चार्ज पूरे के पूरे स्फेरिकल एरिया में पॉजिटिव चार्ज है। ओके। और उसके अंदर क्या है भाई, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज ऐसे बोला, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है। ओके, तो अब ऐसा समझ लो, अब अगर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के मुताबिक इस पर अगर आपने अल्फा पार्टिकल डाला तो अब ये अल्फा पार्टिकल का क्या होता। क्लियर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं थोड़ा। ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज दिया है मैंने, पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फेरिकल में, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। चलिए तो आप देख लेते हैं ऑप्शन, अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल एंड विथ रिड्यूस स्पीड। ऐसे बोल रहा है कि भाई अल्फा पार्टिकल है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होगा और उसका स्पीड कम होगा। नहीं भाई, अगर पूरे एरिया में है तो ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि रियल में तो क्या होता है कि भाई ये वो डिफ्लेक्ट क्यों होता था, तो रियल एटॉमिक का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा है, एटम का स्ट्रक्चर कि बीच में ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में पूरा पॉजिटिव चार्ज भी है और पूरा मास भी है, यहाँ पे पूरा मास है। तो अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, सॉरी अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाएगा तो डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई बात ऐसी है ही नहीं। क्लियर। कि भारी भरकम वजन बीच में है, मास बीच में है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ से डिफ्लेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ऑल अल्फा पार्टिकल्स गेट बाउंस बैक बाय 180 डिग्री। क्या सभी 180 डिग्री पे रिटर्न आने वाले, नहीं भाई, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि ऑल मास आर नॉट सेंट्रल, सभी पूरा का पूरा मास सेंटर में नहीं है। स्पेरिकल में पूरा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज
बना हुआ है। क्लियर, ऐसा थॉमसन मॉडल के मुताबिक सोच सकते हैं। अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड ओवर द वाइड रेंज इन ऑफ द एंगल, ये भी गलत। ऑल ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिक्रीज स्पीड, स्पीड में कोई कटौती नहीं होगी, सीधा अल्फा पार्टिकल आएगा और निकल जाएगा, ऐसे ही अल्फा पार्टिकल आएगा और ऐसे चला जाएगा। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट हमारा फोर्थ वाला है, वो सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द इन स्पीड गोल्ड फॉइल विदाउट डिक्रीज इन स्पीड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 34। द पेयर इन द विच आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Al+3, कौन सा Al+3 के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना। तब सब में एक बार देख लेते हैं कि भाई Al+3 के साथ पूछा है हमें, तो एल्यूमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 13, +3 बना, अब कितना इलेक्ट्रॉन है 10। तब इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाएंगे? तो देखिए ये सीधा ऑप्शन है O-2। ऑक्सीजन में होता कितना 8 और 2 मिला, उसको गेन किया तो कितना बन जाएगा 10। Mg+2 होता कितना 12 और 2 लूज कर दिया तो कितना हो जाएगा 10। तो ये एल्यूमिनियम के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा दिल्ली। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 35। कंसिडर टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ λ1 2000 एंगस्ट्रॉम एंड λ2 6000 एंगस्ट्रॉम। The ratio of energy of these two radiation is। तो देखिए एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो ये बोलूँ E1 तो ये हो जाएगा λ1, ये हो जाएगा E2 तो ये हो जाएगा λ2। क्लियर, अब मुझे पूछा है E1/E2, तो ये क्या हो जाएगा E1/E2 में कर दूँ तो अगर इसको E1/E2 में लिखूँ तो ये हो जाएगा λ2/λ1। तो λ2 कितना 6000 और ये λ1 कितना 2000, कितना बचा भाई 3। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 3। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 36। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का क्या होगा, रिडक्शन। खुद का रिडक्शन कब हो सकता है? जब वो या तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या तो फिर बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट हो। लेकिन बिल्कुल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा तो उसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, और अगर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं मान सकते। तो यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट, देखिए एक तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो भी रिड्यूस हो सकता है, और एक अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो भी, सॉरी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो भी रिड्यूस हो सकता है। लेकिन बिल्कुल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अब रिड्यूस होने का कोई चांस नहीं है। क्लियर, तो मुझे केवल यहाँ से ये फाइंड करना किसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप में सबसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो आयोडीन का कितना -1 यहाँ पे, नाइट्रोजन का कितना यहाँ पे +5, सल्फर का यहाँ पे कितना 0, क्रोमियम डाइक्रोमेट में कितना +3, तो ये 0 तक जा सकता है, यस। Cr2O7 में +6 है, यस, तो ये 0 भी जा सकता है और +3 में भी रिड्यूस हो सकता है। ये +5 से डिक्रीज हो सकता है, +3 भी हो सकेगा और 0 भी हो सकता है। नाइट्रोजन तो -3 भी हो सकता है, तो इसका भी रिडक्शन पॉसिबल। सल्फर 0 से -2 तक जा सकता है, लेकिन आयोडीन का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही -1 है, तो उससे कम वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब I- का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम नहीं कर सकता। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन सवाल, क्वेश्चन नंबर 37। In order to oxidize a mixture of 1 mole of each of ferrous oxalate, ferric oxalate, ferrous sulfate, ferric sulfate,
इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड इज। तो देखिए यहाँ पे हमें दो बातें दी, एक दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बाकी सब दिया रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए टाइट्रेशन में के केस में ऐसा होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अगर देखें तो उसका ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है उतना ही रिड्यूसिंग एजेंट का होगा, लेकिन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट 4 दे रखे हैं। तो अब क्या होगा कि चारों के सम जितना होगा KMnO4 का। ओके, तो मैं सिंपल फॉर्म में इसका एक फॉर्मूला बना के आपको समझा सकता हूँ कि n फैक्टर, या तो फिर मैं लिखूं मोल्स ऑफ KMnO4 into n factor is equal to mole of FeC2O4 into n factor plus Fe2C2O4 थ्राइस का मोल इंटू इसका n फैक्टर, ऐसे आप लिख सकते हैं। यस, चलिए तो मुझे क्या चाहिए भाई, सभी का मोल इंटू n फैक्टर, मोल इंटू n फैक्टर, बाकी दो का भी आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तब देखिए सिंपल कंडीशन, KMnO4 का रिक्वायर्ड मोल हमें फाइंड करना है, तो इसका मोल तो मुझे फाइंड करना है। अब ये एसिडिक मीडियम है तो उसमें KMnO4 का n फैक्टर कितना, तो KMnO4 इज कन्वर्ट इनटू Mn+2, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा कितना भाई, 5। ओके, अब यहाँ पे ईच कंपोनेंट का n मोल तो मुझे इधर एक ही दे रखा है 1+। चलिए अब पहली बात, FeC2O4 का n फैक्टर कितना है वो हमें पता करना है। FeC2O4 का n फैक्टर कितना है वो हमें पता करना है। तो देखिए n फैक्टर को फाइंड कर लेते हैं अभी। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो +2, ये +2 से कहाँ जाएगा, +3 पे, तो इसके लिए कितना n फैक्टर 1। चलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +3, ये किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में, तो इसका n फैक्टर कितना, एक कार्बन के लिए एक, तो 2 कार्बन एक मोल के अंदर है तो 2, 1+2 इज इक्वल टू n फैक्टर कितना है 3, तो FeC2O4 के लिए n फैक्टर 3। चलिए प्लस, अब Fe2C2O4, Fe का ऑक्सीडेशन ऑलरेडी स्टेट कितना, +3, तो ये तो अब ज़्यादा ऑक्सीडेशन नहीं पॉसिबल। यस, चलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में, यानी कि +4 में। एक कार्बन में कितना चेंज, एक, इसके एक मोल में कितने कार्बन, 3 2 6, तो 6 में 6 कार्बन में कितना चेंज आएगा, 6, इसका एक मोल और इसका n फैक्टर कितना, 6, क्योंकि यहाँ तो Fe का 0 है। चलिए अब चलते हैं FeSO4 में। Fe कौन से स्टेट में, Fe+2, चलिए Fe+2 से कहाँ जाएगा, Fe+3 में। यस, चलिए सल्फर का कितना, +6, यहाँ से ज़्यादा हो सकता है 9, चलिए इसलिए इसका n फैक्टर कितना, केवल और केवल 1, तो FeSO4 का मोल 1 और उसका n फैक्टर भी कितना, 1। चलिए Fe2SO4 थ्राइस में हमें पूछा, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +3, सल्फर का कितना, +6, ऑक्सीडेशन किसी का भी पॉसिबल, नो, n फैक्टर कितना, 0, तो यहाँ पे मोल तो 1 है लेकिन n फैक्टर 0 है, मल्टीप्लाई n फैक्टर 0। देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, चलिए 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 1 1 1, 1 क्रॉस 0 इज इक्वल टू 0। कितना मोल बना भाई, 10 मोल। तो ये मोल मुझे फाइंड करना, मोल मल्टीप्लाई n फैक्टर, तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/5 यानी कि 2। रिक्वायर KMnO4 का कितना आ जाएगा आंसर, 2 मोल KMnO4 हमें इस रिएक्शन को खत्म करने के लिए चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर देख लेते 38। अब 38 नंबर में क्या बोला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NO N2O NO2 एंड N2O3। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं अभी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए देखिए NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन का कितना, -2, तो नाइट्रोजन का कितना, +2, तो फर्स्ट में कितना आ गया, +2।
चलिए सेकंड N2O में, चलिए N2O में नाइट्रोजन का कितना +1, क्लियर, ऐसे पता कर लेंगे हम। चलिए NO2 में 2 ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन का कितना +4। चलिए N2O3 में ये प्लस से -6 तो ये +6 में 2 पार्ट यानी कितना +3। तो इसको मुझे ऑर्डर में अगर लिखना है तो सबसे कम किसका, N2O का, फिर उससे ज़्यादा NO का, फिर उससे ज़्यादा N2O3 का, फिर उससे ज़्यादा NO2 का। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके आप इसको ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा दिल्ली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन 2Fe plus 2 plus H2O2 XA plus YB इन बेसिक मीडियम। दूसरा फॉर्मूला दिया 2MnO4 minus plus 6H plus 5H2O2 gives X dash Y dash and Z dash E in acidic medium. Sum of the stoichiometric coefficient X Y X dash, ये X dash है, ये Y dash है और ये Z dash है, क्लियर, फॉर द प्रोडक्ट and E respectively, A B C D E, ओके, उनके लिए x प्लस वाई, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश का फॉर सम कितना बनेगा वो हमें फाइंड करना। तो देखिए इस इक्वेशन को आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट वन कंडीशन, जो इक्वेशन दे रखा है उसको मैं कौन से फॉर्म में लिखूं, तो आयनिक फॉर्म में। तो पहले फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए Fe प्लस 2, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला H2O2, लेकिन Fe प्लस 2 किस में ऑक्सीडाइज होगा, Fe प्लस 3 में। तो H2O2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो H2O2 का रिडक्शन होगा और H2O2 रिडक्शन होके क्या बनाएगा, H2O। इतना तो सभी को मालूम है, यस सर। चलिए तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन कंडीशन, हाफ रिएक्शन मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला ऑक्सीजन को इक्वल कर लेते हैं। चलिए ऑक्सीजन 0 0, हाइड्रोजन 0। अब सीधी चार्ज की बारी आई, तो चार्ज में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन डाल देते, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, बढ़िया। चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन कर लूँ पहले, 2। हाइड्रोजन यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना H प्लस कर दूँ, 2H प्लस। यहाँ पे चार्ज 0, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन कर लेते, 2 इलेक्ट्रॉन। कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन का नंबर से, अगर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 1 से, इसको 2 से, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2Fe प्लस 2 गिव्स 2Fe प्लस 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करने से यही बचेगा। तो क्या भी इन दोनों को हम सम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 का। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, क्या हुआ और कुछ नहीं, चलो लिख दो भाई 2Fe प्लस 2 प्लस AH2O2 पहले लिख दूं मैं, थोड़ा ठीक लगे इसके हिसाब से। 2H प्लस गिव्स 2Fe प्लस 3 प्लस 2H2O, क्लियर। चलिए अब जो जो वैल्यू पूछा है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, पहले तो यहाँ पे x और y पूछा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x, ये क्या हो जाएगा हमारा y, क्योंकि H2O के आगे जो है उसके लिए क्या बोला, सॉरी B के आगे, कोई बोलेगा बस सर ये मैं उल्टा लिख दूँ तो, अरे भाई उल्टा लिखने से भी सम तो चेंज होने वाला नहीं है। तो ये 2 और 2 ये याद रखना है, x और y कितना आया, 2 और 2। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, दूसरा था MnO4 माइनस। चलिए तो इसमें देख लो MnO4 माइनस, ओके 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 ओके, यहाँ पे बेसिक मीडियम दे रखा है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे बेसिक मीडियम दे रखा है, तो बेसिक मीडियम होगा तो उसको मैं बेसिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए तो पहले इसको बेसिक में कन्वर्ट कर लेते, क्या करूँ यहाँ पे 2OH माइनस, कितना OH माइनस, यहाँ पे कितना 2OH माइनस, तो यहाँ पे भी कितना
2OH माइनस, बढ़िया। ये कितना हो जाएगा 2H2O, गुड। तो ये 2H2O क्या हो गया कैंसल। तो अब ये x इसके बराबर हो गया और y ये पूछा है हमें, y ये OH माइनस के बारे में पूछा। क्लियर। तो x भी 2 और y भी 2। ओके, बेसिक मीडियम में ये कंडीशन बनी। चलिए अब सेकंड वन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सेकंड वन में क्या बोला है, MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम, दूसरे में एसिडिक मीडियम है, यस। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2 में। और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये H2O2। तो वापिस से इसका क्या होगा, उसका रिडक्शन हुआ तो इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन O2 में। चलो बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने 4, तो यहाँ पे कितना H2O 4H2O, कितना H प्लस 8H प्लस, यहाँ पे चार्ज कितना +7, यहाँ पे +2, कितना इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, गुड। चलिए H2O2 कितना ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे 2 ही है। हाइड्रोजन कितना, तो 2H प्लस कर दो, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दे 5 से, और 5 वाले इक्वेशन को 2 से। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5 से। ये नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये 5 2 10 इलेक्ट्रॉन, ये 16H प्लस, ये 2MnO4 माइनस गिव्स 2Mn+2 प्लस 8H2O। ये दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा अब ऊपर लिख दूँ तो भी चलेगा, यस। 5H2O2 गिव्स 5O2 प्लस 10H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, यस। अब दोनों को मिला लेते हैं। चलिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, ये 5H2O2, ओके ये 5H2O2 बचेगा, 5H2O तो वैसे ही रहेगा। चलिए यहाँ पे कितने H2O2 5H2O गया। अब आगे H प्लस कटेगा, यहाँ 16H प्लस है, यहाँ पे 10H प्लस है, कितना बचेगा 6। ओके, तो अब फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 5H2O2 प्लस 2MnO4 माइनस प्लस कितना H प्लस बचा यहाँ पे 6H प्लस, ओके गिव्स कितना हो जाएगा 2Mn+2 प्लस क्या 5O2 प्लस 8H2O। क्लियर। अब जो पूछा है उसके रिस्पेक्ट में x डैश y डैश और z डैश। अब ये क्या हो जाएगा x डैश, ये क्या हो जाएगा y डैश, और ये क्या हो जाएगा z डैश। अब आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं फिर भी, लेकिन सम में तो कोई चेंज आने वाला है नहीं। तो देखिए अब पूरे के पूरे x डैश y डैश x y सबको मिला लेते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। चलिए x कितना था 2, y 2, x डैश 2, चलिए y डैश कितना मिला 5 और z डैश कितना है 8। ओके, सबको मिला के कितना आंसर बन रहा है, तो 19। ओके गुड। चलिए नेक्स्ट वन, तो हमारा आंसर बन जाएगा 49 में 19 आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते 40। चलिए 40 में क्या दे रखा है, तो 40 में बोला है कि भाई HOCl प्लस H2O2 H3O प्लस Cl माइनस NO2। दूसरा बोला I2H2O2 2H माइनस 2I माइनस H2O2 एंड O2। ओके, करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ से निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये फाइन कर लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में ही पूछा तो है, तो पहले ये फाइन कर लेते हैं कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, फिर अपने आप पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और यहाँ पे Cl का -1, उसका मतलब HOCl में Cl का क्या हुआ रिडक्शन, तो H2O2 का क्या होगा ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट वन, ये I2 का कितना 0, 0 में से कितना बना -1, इसका क्या हुआ रिडक्शन। ओके, इसका रिडक्शन हुआ मतलब इसका क्या हो जाएगा O2 में ऑक्सीडेशन,
इसका ऑक्सीडेशन, तो ये क्या मान लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहली कंडीशन में भी रिड्यूसिंग एजेंट है और सेकंड वन कंडीशन में भी वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2O2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन इक्वेशन ए एंड बी, आंसर हमारा यहाँ से बन जाएगा चेन्नई वाला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देख लेते हैं। 41, इन माइल्डली अल्कलाइन मीडियम thiosulfate ion is oxidized by MnO4 minus to A, the oxidation state of sulfur in A। ओके, तो देखिए थायोसल्फेट का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, तो फॉर्मूला है हमारे पास MnO4 माइनस प्लस H2O3 माइनस 2। अगर अल्कलाइन मीडियम है या तो फिर न्यूट्रल मीडियम है तो इसमें MnO2 बनेगा और थायोसल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राथायोनेट में या तो फिर सल्फेट में SO4 माइनस 2 में। ओके, ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट। और सल्फेट में जब कन्वर्ट होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +6। तो हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा +6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते 42। 42 में क्या बोला कि MnO4 ऑक्सीडाइज I माइनस इन एसिडिक मीडियम एंड न्यूट्रल और अल्कलाइन सॉल्यूशन, माइल्डली अल्कलाइन सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो देखिए KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम उसमें का पावर ज़्यादा होता है एसिडिक मीडियम में, तो वो I माइनस को कन्वर्ट करेगा I2 में एसिडिक मीडियम में। और अगर वो न्यूट्रल मीडियम है या तो फिर माइल्डली बेसिक मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम है, तो वो कन्वर्ट कर देगा IU3 माइनस में। तो रिस्पेक्टिवली हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा फर्स्ट में I2 एंड सेकंड वन में IU3 माइनस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते 43। 43 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के रिस्पेक्ट में टाइप ऑफ रिएक्शन से हमें एक सवाल पूछा है कि भाई ये रिएक्शन कौन सा है। फर्स्ट वन, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। यस, EU का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से कहाँ जा रहा है, 0 में। Zn 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन और EU का रिडक्शन, इसका मतलब ये रेडॉक्स तो है। दूसरा क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यस वन, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी तो है। EU का डिस्प्लेसमेंट किससे हो रहा है, Zn से। थर्ड वन कंडीशन पूछा, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, नहीं यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन भी नहीं है। तो आंसर हमारा बनेगा A एंड B। क्लियर, A B ओनली। चलिए 44, गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट इन रेडॉक्स टाइट्रेशन इन द इंडिकेटर यूज आर सेंसिटिव टू चेंज pH द सॉल्यूशन। यहाँ पे बोल रहा है कि रेडॉक्स टाइट्रेशन में pH सेंसिटिव इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो भाई नहीं, रेडॉक्स टाइट्रेशन में किसका यूज करेंगे, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम यूज करेंगे रेडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर का, रेडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर का। ओके, और एसिड बेस में किसका इस्तेमाल करेंगे, तो एसिड बेस में हम यूज करेंगे pH सेंसिटिव इंडिकेटर का। जैसे कि रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या मिथाइल ऑरेंज है या फिर और सारे जो सेल्फ इंडिकेटर है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा दे रखा है दोनों स्टेट में, तो रेडॉक्स में चाहिए रेडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर और एसिड बेस में चाहिए pH सेंसिटिव इंडिकेटर, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टा दे रखा है, तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते 45। सी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन Cr2O7-2 plus XH plus Fe+2 YCr+3 6Fe+3 and ZH2 sum of the X, Y and Z। क्लियर। तो बस वही तरीका भाई, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट वन कंडीशन Cr2O7-2 is converted into
Cr+3। ओके, हाफ रिएक्शन मेथड से ही कर लेते हैं। Fe+2 इज कन्वर्ट इनटू Fe+3। एक का ऑक्सीडेशन मान लिया, दूसरा रिडक्शन हुआ। चलिए 2 Cr है तो पहले इसको 2 कर लो। 7 ऑक्सीजन तो 7 H2O कर लेते हैं। 7 2 जा 14 H+। बढ़िया। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना, तो 14H+ आया। यहाँ पे टोटल चार्ज हो जाएगा 40+ और 2 माइनस, यानी कि +12। ओके, यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दूँ, 6 इलेक्ट्रॉन। ओके चलिए, Fe+2 से Fe+3, तो यहाँ पे तो केवल और केवल कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसको किसके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 6 है, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे और 1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ये हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6। क्लियर, और ये भी हो जाएगा 6। चलिए अब दोनों को मिला लेते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, बाकी तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं। तो फॉर्मूला क्या बचेगा, पूरा इक्वेशन 14H+ प्लस Cr2O7 -2 प्लस 6 Fe+2 gives 2 Cr3 प्लस 6 Fe+3 प्लस 7H2। क्लियर। तो अब देखो, जो पूछा एक्स वाई जेड वो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली पूछा। एच के आगे जो है ना उसको एक्स बोला है इसने, सी आर के आगे जो इसको वाई बोला, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और सेकंड वन कंडीशन कि जो H2O के आगे उसको उसने जेड बोला, तो ये हो जाएगा जेड। और एक्स वाई जेड को मिलाना है, तो 14 + 2 + 7, 14 + 2 16, 16 + 7 क्या हो जाएगा 23। इसका आंसर बन जाएगा 23। तो ये हमारा 45 का आंसर बन गया 23। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 46 में। 46 में क्या बोला, given below are two statement, as said solid undergoes disproportionate reaction under alkaline condition to form S-2 to H2O3 -2। yes, तो S-2 डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन हो सकता है, किस में भी, S-2 में भी कन्वर्ट हो सकता है और H2O3 -2 में भी कन्वर्ट होगा। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे -2 रिडक्शन हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन हो गया। अब बोला ClO4- कैन अंडरगो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन अंडर एसिडिक कंडीशन। अब देखिए ClO4- में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से ही कितना है, +7, तो ये केवल और केवल रिड्यूस हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड वन स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इनकरेक्ट। क्लियर, तो ऑप्शन ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते 47। 47 में क्या दे रखा, 47 बोला है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर कैरी आउट by both K2Cr2O7 and KMnO4 in acidic medium। K2Cr2O7 से भी ऑक्सीडाइज हो और KMnO4 से एसिडिक मीडियम भी ऑक्सीडाइज हो, वो वैसे फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। तो I- से I2 बन सकता है बोथ में, S-2 से सल्फर बोथ में बन सकता है, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर सकता है। I- को IO3 ये अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट होगा, एसिडिक मीडियम में नहीं होगा, तो ये गलत। थायोसल्फेट को सल्फेट में ये भी अल्कलाइन मीडियम में होगा, तो ये गलत है। ऑप्शन कौन सा बनेगा, अहमदाबाद। केवल और केवल कौन से, ABC ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 200 ml of X molar X crushed and raised to -3 molar potassium dichromate is required to oxidize 750 ml of 0.6 molar Mohr salt। अबे क्या फाइंड करना है, मोलारिटी फाइंड करना पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोल रखा है कि जो गिवन डेटा है उसको पहले एनालिसिस कर दो। एक तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, दूसरी तरफ रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मोर सॉल्ट FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। तो पहले तो दोनों का एन फैक्टर फाइंड कर लो, ये किस में कन्वर्ट होगा, तो Cr+3 में। इसका एन फैक्टर कितना होगा, तो +6 से आ रहा है +3 में, 1 में 3 का चेंज, 2 में 6 का चेंज, इसका एन फैक्टर मिल गया 6।
यहाँ पे Fe+2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में, बाकी सबका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे एन फैक्टर हो जाएगा 1। अब अगर जो गिवन डेटा है उसको मैं लिख दूँ, इसके लिए मैं V1 बोलूँ कितना ml, 200 ml। इसका M1 कितना दे रखा है, x क्रॉस 10⁻³ मोलर। चलिए इसका V2 कितना दे रखा है, 750 ml। ओके, और इसका मोलरिटी मुझे दे रखा है M2 इज इक्वल टू कितना, 0.6। ये एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर 6। इसका एन फैक्टर कितना, एन फैक्टर N2 इज इक्वल टू कितना, 1। चलो फॉर्मूला लगा दो मोलरिटी के साथ। फॉर्मूला बन जाएगा N1 M1 V1 इज इक्वल टू N2 M2 V2। मुझे क्या फाइंड करना है, M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 M2 V2 अपॉन N1 इंटू V1। चलिए N2 कितना, 1। M2 कितना, M2 का वैल्यू दे रखा है मुझे 0.6। ओके, और कितना ml है, 750 ml। चलिए ये V1 का वैल्यू कितना, V1 का वैल्यू 200 ml, और इसका एन फैक्टर कितना, 6। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने से हमारा आंसर यहाँ से कितना बन रहा है, M1 इज इक्वल टू 0.375। लेकिन देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उसमें ऐसा गिवन है 375 क्रॉस 10⁻³ तो इसको मैं कैसे लिखूँ, 375 क्रॉस 10⁻³। तो हमारा आंसर बन जाएगा 375, चेन्नई आंसर बन जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते 49। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2H2O3 इन अ गिवन रिएक्शन। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। चलिए Na2H2O3 का मोलिकुलर वेट मुझे m दे रखा है। चलिए अब पहले तो एन फैक्टर फाइंड करना, तो यहाँ पे S का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +2। ये कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, +2.5 में। एक सल्फर में कितना चेंज है, 0.5 का। यहाँ पे कितना सल्फर है एक मोल में, तो 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर कितना आएगा, 1। तो m/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। यानी कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट। तो आंसर बन जाएगा हमारा बॉम्बे। चलिए लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 50। चलो 50 में क्या दे रखा, इन एसिडिक सॉल्यूशन MnO4- इज कन्वर्ट इनटू। तो ये तो भाई MnO4- पोटेशियम पर मैंगनेट का प्रिपरेशन का ये फॉर्मूला है। तो हमें दे रखा है मैंगनेट, मैंगनेट में आप एसिड डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO4- और MnO2 में। अब इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बैलेंस इक्वेशन लिख भी देता हूँ। 2 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। हमें ज़रूरत केवल यही है कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए ये +6 था, उससे एक बन गया +7 और एक बन गया +4। तो पर मैंगनेट भी बन गया और मैंगनीज डाइऑक्साइड भी बन गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे MnO4- है। क्लियर। तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा अहमदाबाद। चलिए थैंक यू।